पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रेरा की परमिशन में अटके 2 सैकड़ा से अधिक मकान, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का मामला। जिले भर में अधिवक्ता ने मनाया प्रतिवाद दिवस, कार्य से रहे विरक्त। मंदसौर में अधिवक्ता की हत्या पर जताया विरोध। 14 अक्टूबर को एक बार फिर होगी 30% से कम रिजल्ट आने वाले शिक्षकों की परीक्षा। शासन के आदेशों से आहत है शिक्षक। पत्र आया, राशि नहीं। 4 महीने में 3 बार जनपद और जिला पंचायत सदस्यों को अधोसंरचना के लिए आया पत्र, नहीं पहुंची राशि। सिवनी सिविल कोर्ट में पदस्थ स्टेनोग्राफर की फांसी में झूलती मिली लाश, लालबर्रा के अतरी की घटना। दुर्घटना की कगार पर पटाखा उद्योग, क्षमता से अधिक हो रहा विस्फोटक का संग्रहण, मापदंड का नहीं हो रहा पालन। 2 दिन से लापता गर्भवती महिला का कुएं में मिला शव, रूपछर थाने के रैयतवाड़ी की घटना। और पद्मेश सिटी केबल के उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर, घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं केबल का भुगतान। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बूढ़ी फिल्टर प्लांट परिसर में हितग्राहियों के लिए एक कॉलोनी के रूप में मकान बनाए जा रहे हैं, जो रेरा की परमिशन न मिलने के चलते अटक गए हैं, जिसके चलते अब EWS मकान प्राप्त करने वाले हितग्राहियों को आगामी समय तक का इंतजार करना पड़ सकता है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत 1127 EWS मकान बनाए जाने हैं, जिसके प्रथम चरण में 468 EWS मकानों का निर्माण कार्य शुरू है, जिसमें से 212 हितग्राहियों को उनके मकान पूर्व में आवास मेला का आयोजन कर आवंटित किए जा चुके हैं, जबकि शेष हितग्राहियों को जल्द ही आवास मेला का आयोजन कर मकान आवंटित किए जाने की बात नगरपालिका द्वारा कही जा रही थी। लेकिन रेरा की परमिशन न मिलने के चलते नगरपालिका में दूसरा आवास मेला नहीं लगाया जा सका, जिसके चलते अब रेरा की परमिशन मिलने के बाद ही आवास मेला लगाकर हितग्राहियों को मकान दिए जाने की बात कही जा रही है। 20,000 उन्होंने जमा किया, हमारा 1,80,000 का उनका ऋण के हमने प्रकरण देना, बैंक वालों से हमारी बात है, वो स्वीकृत कर देंगे। ठीक सर, एक और मामला कि भाई इसमें ये चीज़ें हैं कि आपको कितना हितग्राही का अंशदान है, शासन का कितना है, नगर पालिका का कितना है, ये सब चीज़ क्लियर थी। यानी कुल मिला के नगर पालिका में वो पैसे जमा नहीं करेंगे, उनको बैंक से ही एग्रीमेंट कराना पड़ेगा। बैंक से एग्रीमेंट नहीं, बैंक से उनको 1,80,000 का ऋण देना, 20,000 उन्होंने हमारे पास जमा किया। EWS मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जिला पंचायत एवं जनपद सदस्यों को 3 बार आदेश जारी कर दिया गया है कि क्यों नहीं राशि भेजी जा रही है, लेकिन उनके खाते में महीनों बीत जाने के बाद भी पैसा नहीं आया। बालाघाट जनपद अध्यक्ष पूरनलाल ठाकरे बताते हैं कि बीते 4 महीनों से लगातार 3 बार पत्र शासन की ओर से प्राप्त हो चुके हैं कि अधोसंरचना विकास की राशि जारी की जा चुकी है, लेकिन पत्र आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है। हमारे जनपद और जिला पंचायत परफॉर्मेंस ग्रांट की राशि, राज्य वित्त आयोग की राशि जो हमको आती है अधोसंरचना वाली, इस राशि के संबंध में हमको 3 बार लेटर आ चुका है कि आपको राशि जारी कर दी गई है, जो अध्यक्ष को 20 लाख, उपाध्यक्ष को 10 लाख और सदस्यों को 5 लाख। परंतु उस राशि को आहरण करने के लिए जो बात आई, तो उसमें एक आदेश जारी किया गया कि आगामी आदेश तक के राशि का आहरण ना किया जाए और ना ही कार्य का विभाजन किया जाए। उसके बाद में फिर एक गाइडलाइन आई कि अतिवृष्टि और बाढ़ के से जहाँ प्रभावित हैं, तो वहाँ सभी लोगों को कॉमन कर दिया कि अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र में ही इसको दिया जाए। क्योंकि मध्य प्रदेश में हर जिले में बाढ़ नहीं आई है, कुछ जिले ऐसे हैं जहां बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, तो वो बहुत अति आवश्यक है, पर जहां बाढ़ से प्रभावित नहीं हुए तो उन लोग तो काम ही नहीं करा पाएंगे, क्योंकि हमारा जनपद सदस्य अपने जगह से दूसरे जगह पर राशि नहीं दे सकता। ऐसी परिस्थिति में जिला पंचायत का सदस्य हो या जनपद का सदस्य हो, वो अपनी राशि का उपयोग नहीं कर पाएगा। इसका विरोध हुआ तो सरकार ने फिर उसमें रोक लगा दी कि आगामी दिशा निर्देश आते तक के इस राशि पर आहरण में रोक लगा दी जाए। तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है सरकार की नीति कि सरकार राशि देना चाह रही है या नहीं देना चाह रही है। हो सकता है कि सरकार की स्थिति खस्ता हो,
उनके पास पैसे की कमी हो और इस स्थिति में हमारे जनप्रतिनिधियों का मजाक उड़ा रहे हैं। जिला प्रशासन व नगर पालिका के निर्देशों के बाद भी दर्जनों दुर्गा समितियों के द्वारा वैनगंगा नदी जागपुर घाट में दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। अब जागपुर घाट आने वाले सैकड़ों लोगों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर नदी भी पूरी तरह से प्रदूषित हो रही है। देखिए तो जो जिला प्रशासन ने जो व्यवस्था की थी, हमारी नगर पालिका ने, जिला प्रशासन ने दुर्गा विसर्जन के कुंड बनाए थे, वहाँ ना करते हुए देखने में आया है कि इस मृत्युंजय घाट के वहाँ पर दुर्गा विसर्जन किया गया है। क्योंकि जब कोई घटना घट जाती है तो जिला प्रशासन और नगर पालिका को दोष देते लोग। तो सभी लोगों से एक निवेदन है और ये देखने में भी आया है कि कम से कम जिला प्रशासन कोई कार्रवाई करता है उसको अमल में लाना चाहिए। मतलब बदनाम हमारी नगर पालिका होती है और जिला प्रशासन होता है। जिला प्रशासन व नगर पालिका के द्वारा लगातार सुअर पालकों और मवेशी पालकों को हिदायत दे रहे हैं, बावजूद इसके भी कि शहर से सुअर और मवेशी कम होने का नाम नहीं ले रहे। नतीजा, सुअर गंदगी फैला रही है और मवेशी यातायात प्रभावित कर रहे हैं। शहर के वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 23, वार्ड नंबर 24, 33 सहित अन्य आधा दर्जन वार्डों में शोर का आतंक इतना अधिक है कि गंदगी से स्थानीय लोगों का जीना दूभर हो गया है। वहीं दूसरी ओर मवेशियों का भी यही हाल है कि शहर के मुख्य सड़क से लेकर वार्ड में आवारा मवेशी लगातार यातायात प्रभावित कर रहे हैं और दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रहे हैं। कलेक्टर दीपक आर्य के द्वारा 15 अक्टूबर तक की मोहलत मवेशी पालक और सुअर पालकों को दी गई है। उसके बाद फिर दोबारा इन पर कार्रवाई शुरू की जाएगी, जिससे उम्मीद लगाई जा रही है कि 15 अक्टूबर के बाद शहर के लोगों को आवारा मवेशियों और सुअरों से छुटकारा मिल पाएगा। मंदसौर में अधिवक्ता की हत्या के विरोध में प्रदेश के सभी जिलों के अधिवक्ताओं के द्वारा न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए प्रतिवाद दिवस मनाया गया। इसी कड़ी में अधिवक्ताओं के द्वारा जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने की मांग रखी। राज्य सरकार द्वारा अधिवक्ताओं के पक्ष में अभी तक के प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं किया गया है और मंदसौर में जो घटना हुई है, दिन दहाड़े युवराज सिंह चौहान की जो हत्या की गई है, उसके संबंध में राज्य अधिवक्ता परिषद के आह्वान पर आज दिनांक को हम न्यायालयीन कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार इसके लिए मुख बधिर हो गई लगता है, नहीं चाह रही है कि अधिवक्ताओं के पक्ष में ये एक्ट लागू हो। इसलिए हम चाह रहे हैं कि अब यदि इस बार नहीं ये करती है तो हमको नियमित रूप से लगातार जो है वो करना पड़ेगा आंदोलन। लालगोरा नगर मुख्यालय से लगभग 4 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत अतरी के समीप से गुजरी ढूटी नहर पर स्थित साइफन के एक एंगल में 11 अक्टूबर को घोटी निवासी 52 वर्षीय महेंद्र गौतम की फांसी पर लटकी हुई लाश मिली। घटना की खबर मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। पद्मेश से चर्चा में घोटी निवासी वाल्मीकि गौतम ने बताया कि महेंद्र गौतम उनका बड़ा भाई है, जो जिला सिवनी सिविल कोर्ट में स्टेनोग्राफर के पद पर पदस्थ था। सुबह ग्रामीणों से सूचना मिली कि महेंद्र के द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है, जिसने शायद रात्रि में ही फांसी लगाया होगा। महेंद्र ने फांसी क्यों लगाया, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर टीसी मेश्राम ने बताया कि उनके द्वारा महेंद्र गौतम का शव का पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें पाया गया कि उसकी मृत्यु दम घुटने के कारण हुई। पुलिस के द्वारा इस मामले की विवेचना की जा रही है। ये इनका गांव घोटी है जी, है? और सर्विस करते थे सिवनी में और रहना होता था बालाघाट जी। तो कैसा क्या हादसा हुआ इनके साथ? आत्महत्या की। तो आपको कैसे पता चला? गांव से पता चला, मैं भी बालाघाट में था जी। तो लगभग कितने बजे की घटना होगी? आत्महत्या वही रात में की है। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा आयोजित 10वीं एवं 12वीं की 30% से कम रिजल्ट देने वाले विद्यालयों के शिक्षकों की दक्षता परीक्षा 14 अक्टूबर को उत्कृष्ट स्कूल में ली जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जिला परियोजना समन्वयक मोहन बोपचे ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा उन शिक्षकों की परीक्षा आयोजित की गई है जिन्होंने 30% से कम रिजल्ट दिया है। बीते दिनों 75 शिक्षकों की परीक्षा आयोजित की गई थी। उनमें से 25 शिक्षकों की दोबारा परीक्षा ली जा रही है, जिन्होंने 50% से कम अंक लाए हैं। ये दक्षता जो 0 से 30% वाले जो स्कूल थे, उनके शिक्षकों का एक दक्षता संवर्धन के रूप में एक टेस्ट हुआ था दक्षता देखने के लिए। वो हुआ था 12/6/2019 को टेस्ट हुआ था।
उसमें जिन शिक्षकों ने 50 अंक से कम अंक प्राप्त किए थे उनका पुनः दक्षता पे टेस्ट आयोजित किया गया है 14 तारीख को, 14 अक्टूबर को 12 बजे से है। निर्देशित किया गया कि समस्त शिक्षक 11:30 बजे तक उपस्थित हो जाए। उनका पुनः टेस्ट किया जा रहा है जिनके 50 से कम अंक प्राप्त हुए हैं। कहाँ पर होगा सर ये? उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट में होगा। सर इसके पहले भी कितने लोगों ने मतलब इस टेस्ट को दिया था? इसमें लगभग 75 शिक्षकों ने टेस्ट दिया था, जिसमें मिडिल स्कूल के भी टीचर थे, क्योंकि उसमें वहाँ से निर्देश प्राप्त हुए थे कि जो हाई स्कूल का रिजल्ट कम आया है उसके अंतर्गत आने वाले मिडिल स्कूलों के उस विषय के शिक्षकों का भी टेस्ट किया जाए। सर क्या हुआ सर अपने यहाँ से टेस्ट में? भोपाल से रिजल्ट भी आ गया, भोपाल से हाँ, उसमें 25 लोग हैं, 25 लोगों का पुनः टेस्ट किया जा रहा है। पुनः सर क्यों, मतलब फिर भी क्यों? जिनका 50 अंक से कम प्राप्त किया था, इन लोगों ने 50 अंक, 100 अंक का पेपर था और 50 अंक से कम अंक प्राप्त किए हैं। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के जानकार बताते हैं कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा बदली शिक्षा नीति का नतीजा है कि 10वीं और 12वीं में जाकर छात्र बहुत अधिक संख्या में फेल हो जाते हैं और रिजल्ट खराब हो जाता है। इसके पीछे बड़ी वजह 8वीं तक जनरल प्रमोशन को बताया जाता है। तभी तो मध्य प्रदेश शासन भी इस गलती को मानती है और 9वीं कक्षा में ब्रिज कोर्स के नाम पर 8वीं तक की पढ़ाई करवाई जाती है। यह हाल उस समय है जब बीते 3 वर्षों से लगातार शिक्षा विभाग के आला अधिकारी 5वीं और 8वीं को दोबारा बोर्ड परीक्षा किए जाने की घोषणा करते हैं। ऐसे में परेशानी हाई स्कूल पढ़ाने वाले शिक्षकों की है। देखना अब यह है कि दक्षता परीक्षा के नाम पर शिक्षा विभाग अपने ही विभाग के शिक्षकों को कितना और प्रताड़ित करता है। जिले के वारासिवनी तहसील के अंतर्गत आने वाले बुदबुदा पंचायत के आधा सैकड़ा से अधिक ग्रामीणों ने रेत के अवैध उत्खनन का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि रेत ठेकेदार के द्वारा अपने ठेके से अन्यत्र स्थान पर रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है, जिस कारण लगातार ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। इस विषय पर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो उनके द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। ये गांव में अवैध उत्खनन हो रहा है, उसको शिकायत करने के लिए यहाँ पर। कहाँ पर हो रहा है? बुदबुदा के समीप ही हो रहा है, नदी नाला। तो क्या परेशानी आ रही थी? परेशानी ये कि वो आबादी भूमि रहवासी क्षेत्र है और जहाँ पहले ठेकेदार ने जहाँ स्वीकृति मिली थी वहाँ से हटकर ये दूसरे स्थान पर अपना पूरा निर्माण कर रहे हैं, सड़क का निर्माण कर रहे हैं, मतलब जमा करने के लिए रेत ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए। तो वहाँ पर आज गए थे हम लोग, सभी लोग गांव के लोग वहाँ मिले। उनसे जो JCB का ड्राइवर था उसने बताया कि हमको यहाँ पर रेत जमा करने के लिए, यहाँ सड़क निर्माण करने के लिए बोले हमको बताया गया है कि रेत निकालेंगे बोले यहाँ पे, जबकि वो रेत लीज में ही नहीं है, आवंटन ही नहीं हुआ है। खतरा नंबर 540, जबकि उनको आवंटन हुआ था 706 खतरा नंबर। अब वहाँ 1.25 एकड़ कम से कम खेती है, लगा हुआ पूरा घनी आबादी ग्राम है और वहीं से राजमार्ग मतलब सड़क वहीं से किसानों के रास्ते तत्काल उसको रोकने की कार्रवाई करें, क्योंकि जल स्तर एक नीचे चले जाएगा तो खेती हर किसान जो रहते हैं वो तो उसी पर निर्भर रहते हैं। शासन के निर्देशों के तहत नेहरू युवा केंद्र के द्वारा जिले में युवा गतिविधियों, स्वच्छता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण संरक्षण, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, परिवार कल्याण, खेलकूद, सांस्कृतिक एवं अन्य सामाजिक रचनात्मक एवं शासन की योजनाओं के प्रसार के लिए जिला स्तर पर जिला युवा मंडल अवार्ड प्रदान करेगा, जिसके तहत चयनित मंडल को 25,000 रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। इस संदर्भ में योजना प्रभारी एवं लेखापाल CR जंगेला ने पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान बताया कि जिला युवा मंडल अवार्ड जिला स्तर पर दिया जाना है, जिसके आवेदन 24 अक्टूबर तक जमा किए जा सकते हैं। ये सब भारत सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जो हमारे देश के ग्रामीण यूथ जो शासन की योजनाओं के प्रचार प्रसार में तमाम तरह के काम करते हैं, जैसे स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शौचालय निर्माण, महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास और जो ग्रामीण लेवल पे जो छोटे छोटे काम होते हैं उनमें उनकी भागीदारी रहती है और उस भागीदारी में उनका हौसला बढ़े, उनको कुछ रिकॉग्नाइज किया जाए, उनको कुछ सम्मान मिले, इस तरह से उसको प्रयास करके जिला स्तरीय युवा मंडल पुरस्कार की योजना है वो। और उस योजना में 25,000 रुपये का जिला लेवल पे पुरस्कार है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फर्स्ट में जो पुरस्कार आती है जो संस्था। डाक विभाग के द्वारा विश्व डाक दिवस को डाक सप्ताह के तौर पर मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सप्ताह भर विविध कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं।
आज संभागीय कार्यालय डाक विभाग में मेले का आयोजन किया गया, जिसमें डाक विभाग से जुड़े हुए कर्मचारी व हितग्राही शामिल हुए। सहायक अधीक्षक पीएन सिंगोर की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम में कर्मचारियों को डाक विभाग से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के संबंध में जानकारियां दी गई। वहीं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का किस प्रकार से इस्तेमाल किया जा सकता है, इसकी भी जानकारी दी गई। इस संबंध में सहायक अधीक्षक श्री सिंगोर ने बताया कि विश्व डाक दिवस के अवसर पर डाक विभाग डाक सप्ताह मना रहा है, जिसके तहत आज मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से जुड़ी जानकारी सहित अन्य शासकीय योजनाओं के विषय में अधिकारियों के द्वारा आवश्यक जानकारी प्रदान की जा रही है। डाक पे अपना जो पोस्टल वीक चल रहा है, 9 तारीख से हमारा विश्व डाक दिवस शुरू होता है। उसी के संदर्भ में हमने 9 से 15 तक पूरा पोस्टल वीक चलाते हैं। आज हमारा 11 तारीख को डाक जीवन बीमा दिवस है, जो हमारा विभाग का बीमा है उसका दिवस है। तो उसी के उपलक्ष्य में सब बीपीएम लोगों को बुलाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसी करें। किस प्रकार की जानकारी दे रहे हैं सर? अब इसमें पूरे विभाग की जो जानकारी है वो दे रहे हैं, जैसे हमारा नया भी लॉन्च हुआ है। दीपावली के करीब आते ही एक बार फिर जिम्मेदारों को पटाखा उद्योग की याद आना शुरू होगी, लेकिन जिले के भीतर पटाखा उद्योग मापदंड के आधार पर नहीं चल रहे हैं। इस बात के खुले प्रमाण मिल रहे हैं, बावजूद प्रशासन खामोश है। जिला प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के भीतर महज 10 स्थायी लाइसेंस शुदा पटाखा दुकान संचालित हैं, जिसमें केवल 25 किलो विस्फोटक रखा जा सकता है। वहीं गोदामों में 100 किलो विस्फोटक रखा जा सकता है। इसके अलावा 500 किलो चाइनीज पटाखे रखे जा सकते हैं। लेकिन पटाखा दुकान संचालक व गोदाम में इस बात का पालन नहीं किया जा रहा है। आपको बता दें कि जिले के भीतर किरनापुर तहसील मुख्यालय और 2 साल पहले जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर खैरी पंचायत में पटाखा निर्माण कंपनियों में बड़े विस्फोट में 30 लोगों की मौत हो चुकी है। बावजूद इसके प्रशासन की पटाखा उद्योग के प्रति खामोशी एक बार फिर दबे पांव ही सही किसी बड़ी दुर्घटना को आमंत्रण दे सकती है। आपको बता दें कि वर्तमान समय में जिले के भीतर किसी भी पटाखा दुकान संचालक व गोदाम में खुले पटाखे निर्माण की अनुमति नहीं है। यह पूरी तरह से प्रतिबंधित है। पूर्व में इस बात के प्रमाण तो नहीं मिले, लेकिन जब जब घटनाएं हुई खुलासा जरूर हुआ कि अवैध फैक्ट्रियां चल रही थीं, क्षमता से अधिक विस्फोटक जमा था। पद्मेश न्यूज को मिली जानकारी के अनुसार जिले के भीतर बड़ी मात्रा में अवैध रूप से पटाखा उद्योग संचालित हो रहा है, जो किसी बड़ी दुर्घटना को आमंत्रण दे सकता है। पद्मेश केबल के उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी खबर यह है कि अब घर बैठे केबल का भुगतान आप कर सकते हैं। पद्मेश केबल द्वारा उपभोक्ताओं की मांग और उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अब ऑनलाइन भुगतान की सुविधा शुरू की गई है। पद्मेश न्यूज के पोर्टल पर padmeshdigital.in में जाकर कस्टमर नाम के स्थान पर अपने टीवी स्क्रीन पर दिखाई देने वाले यूजर आईडी को लिखना है। वह पासवर्ड की जगह 1 लिखना है। उसके बाद कस्टमर अपनी सुविधा अनुसार अपना पासवर्ड बदल सकता है। हमारे उपभोक्ता ऑनलाइन प्रक्रिया को हमारे कालीपुतली स्थित कार्यालय पहुंचकर पूरी प्रक्रिया को समझ सकते हैं। रूपझर थाने के डोरा पुलिस चौकी क्षेत्र में आने वाले ग्राम रैयतवाड़ी में एक गर्भवती महिला इंद्रकला बाई पति सुखराम मरस्कोले 30 वर्ष की कुएं में लाश बरामद की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार इंद्रकला बाई बीते 2 दिनों से घर से लापता थी। प्रसव पीड़ा के पूर्व घर से गायब हो जाने से परिजन बहुत अधिक परेशान थे। खोजबीन करने के बाद भी 2 दिन तक उसका पता नहीं चला। 11 अक्टूबर को सुबह घर से कुछ दूर स्थित कुएं में इंद्रकला का शव देखा गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव बाहर निकाला गया और जांच शुरू कर दी गई। जनपद पंचायत वारासिवनी अंतर्गत ग्राम पंचायत खापा स्थित खंडवा चौक पर वेयरहाउस के पास शाम 5:30 बजे डंपर की चपेट में आने से 45 वर्षीय बोदल कसा निवासी रामेश्वर जैतवार की मौत हो गई। यह दर्दनाक हादसा उस समय घटित हुआ जब ग्राम पंचायत बोदल कसा निवासी रामेश्वर अपने घर से दूध बांटने व डेयरी में दूध देने के लिए वारासिवनी आ रहा था। तभी खापा के खंडवा चौक वेयरहाउस के पास धान का ट्रक तेज रफ्तार व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए पीछे से टक्कर मार दिया, जिससे रामेश्वर की मौत हो गई। घटना की सूचना ग्रामीणों द्वारा रामेश्वर के परिजनों व पुलिस को दी, जिस पर रामेश्वर को डायल 100 की मदद से सिविल अस्पताल वारासिवनी लाकर भर्ती किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई और घटनास्थल पर पहुंची पुलिस के द्वारा ट्रक को थाने लाने का प्रयास किया गया, लेकिन ग्रामीणों के द्वारा ट्रक नहीं ले जाने की बात कहते हुए हल्ला किया गया, जिस पर लाइन ऑर्डर की स्थिति देखते हुए वारासिवनी
एसडीओपी RN परतेती, एसडीएम संदीप सिंह, थाना प्रभारी अनुराग प्रकाश मौके पर पहुंचे और भीड़ को शांत करने का प्रयास किया। ये मेरे चाचा है, ये एक्चुअली मजदूरी बोलना चाहिए, दूध का धंधा करते। ये दूध लेकर के बोदल का से वारासुनी आ रहे थे। ये अपने ही साइड में खड़े बोलना चाहिए, अपने साइड में चल रहे थे। पीछे से ट्रक पीछे से आकर के इनको चिमेटते हुए निकल गया। उसके बाद में वहाँ से डायल 100 को भी कॉल किया गया और 108 को भी कॉल किया गया, तो वो ना 108 पहुँची ना 100 पहुँची। आधे घंटे बाद में 100 आई और डायल 100 आई और वहाँ उस पर साव को टंगा करके हॉस्पिटल लेके आया, जिला चिकित्सालय वारासुनी, और वहाँ इलाज चालू था। वैसे में बॉडी जान छोड़ दिया। लांजी पुलिस ने नवविवाहिता गायत्री कोसरे 24 वर्ष की मौत के मामले में पति रोशन कोसरे ग्राम नंदौरा के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और हत्या का अपराध दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार गायत्री का विवाह 22 फरवरी 2019 को हुआ था। विवाह के बाद से रोशन और गायत्री के बीच दहेज की मांग को लेकर लगातार मनमुटाव की स्थिति बन रही थी। लगातार प्रताड़ना के कारण गायत्री ने जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया, जिसकी उपचार के दौरान 22 जुलाई को गोंदिया में मौत हो गई थी। पुलिस द्वारा जांच में यह बात पाई गई कि गायत्री और उसके पति रोशन के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिस कारण गायत्री ने जहरीली वस्तु का सेवन कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। रामपाली पुलिस ने ग्राम कन्हार टोला में एसिड अटैक के मामले में 3 युवक प्रफुल्ल ठाकरे, मिलिंद आड़े, आर्यन पटले के विरुद्ध मामला दर्ज कर तीनों की तलाश शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 10 अक्टूबर की रात्रि 8 बजे कन्हार टोला में दुर्गा विसर्जन के दौरान 3 युवकों ने अपने ग्राम के एक अन्य युवक राकेश राहंगडाले उम्र 15 वर्ष पर तेजाब डाल दिया था। यह पूरी घटना दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के समय नाचने के दौरान होना बताया जा रहा है। घटना के बाद से तीनों युवक फरार हैं। पुलिस द्वारा धारा 326, 13, 34 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मैं सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति से जो विसर्जन होने जा रहा था उसी जुलूस में उपस्थित था, जहाँ 3 लड़कों ने जो मैं पहचान किया है, उनकी बहुत पुरानी दुश्मनी थी मेरे से। वो मेरे ही बांटे जाते थे। उन्होंने रात में जब जुलूस जा रहा था अंधेरे के समय खुले स्थान पर उन्होंने मुझ पर एसिड से अटैक कर दिया और मैं वहीं से तुरंत घर आया और घर। एसिड डाला कहाँ? एसिड मेरे सर यानी चेहरे पर डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं नाचते वक्त घूम गया, इसीलिए वह एसिड मेरे पीठ पर आके गिर गया और मुझे घाव हो गया। घाव लग गया तो अभी फिर आपने किसको बताया फिर ये घटना? फिर मैं अपने घर आया और फिर पापा मम्मी को बताया तो देखे, फिर पापा बोल रहे एसिड है ये तो। और फिर कपड़े मैं शर्ट उतारते जा रहा था, पर शर्ट तो फट गया था, बनियान पे भी निशान उतर गए थे और बनियान फट गए थे, बहुत आग दे रहा था। तो फिर थाने आया? हाँ। वो लड़कों के नाम क्या है जिन्होंने डाले? एक का नाम है प्रफुल्ल, पिता का नाम शिवशंकर ठाकरे, दूसरे का नाम मिलिंद, पिता का नाम प्रताप आड़े, तीसरे का नाम आर्यन, पिता का नाम टोलीराम पटले। लालबर्रा स्थानीय तहसील कार्यालय में 11 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे बसपा नेता और बल्हारपुर सरपंच खेमराज हरनखेड़े के नेतृत्व में कृषकों के द्वारा राज्यपाल के नाम 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन तहसील कार्यालय में सौंपा गया और जल्द ही निराकरण किए जाने की मांग की। इस दौरान कृषकों के द्वारा वृहताकार सोसाइटी लालबर्रा से रैली निकालकर शासन प्रशासन और लालबर्रा सोसाइटी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए हाई स्कूल रोड से तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां तहसीलदार के मौजूद नहीं होने पर कानून को शाखा प्रभारी श्री घरड़े को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से कृषकों ने सेवा सहकारी समिति लालबर्रा के अंतर्गत समस्त किसानों का वर्तमान सरकार ने सत्ता में आने पर कर्जा माफ करने का वादा किया था, जो वर्तमान समय तक माफ नहीं किया गया है। कर्जा माफ करना होगा, करना होगा, करना होगा। किसानों का कर्जा माफ करना होगा, करना होगा, करना होगा। लालबर्रा सोसाइटी प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लालबर्रा सोसाइटी प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लालबर्रा सोसाइटी प्रशासन होश में। हम ले रहे, आप ले रहे? अच्छा, इधर इधर। आज हम लोगों ने किसान संघ की तरफ से 10 पॉइंटों का एक ज्ञापन जो है लालबर्रा तहसीलदार महोदय को दिया हुआ है राज्यपाल महोदय जी के नाम से, जिसमें
प्रथम जो पॉइंट है वो बहुत ही गंभीर पॉइंट है, मुद्दा है। प्रदेश सरकार बनने के बाद में उन्होंने कहा था कि हम 10 दिन के अंदर में सारे किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। जिस भी स्तर से कुछ सोसाइटियों का कर्जा माफ़ हुआ, लेकिन लालबरा सोसाइटी का कर्जा जो माफ़ है वो आज दिनांक तक नहीं हुआ है। लालबर्रा स्थानीय तहसील कार्यालय में 11 अक्टूबर को तहसील अधिवक्ता संघ लालबर्रा के द्वारा राज्य अधिवक्ता परिषद के आह्वान पर कार्य से विरत रहकर प्रतिवाद दिवस मनाया गया और राज्यपाल से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जल्द से जल्द लागू करने की मांग की गई। चर्चा में जिला अधिवक्ता संघ कार्यकारिणी सदस्य अधिवक्ता अजय कौशल ने बताया कि मंदसौर के अधिवक्ता साथी युवराज सिंह चौहान को अज्ञात आरोपियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके विरोध में शुक्रवार को पूरे मध्य प्रदेश में स्टेट बार काउंसिल के आह्वान पर समस्त अधिवक्ताओं के द्वारा न्यायालयीन कार्य से विरत रहकर प्रतिवाद दिवस मनाया गया और राज्य सरकार से पुनः मांग की गई है। अधिवक्ता प्रतिवाद दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हमारे अधिवक्ता साथी मंदसौर के अधिवक्ता युवराज सिंह चौहान जी को अज्ञात अपराधियों द्वारा गोली मार दी गई है। उसके विरोध में आज पूरे मध्य प्रदेश में स्टेट बार काउंसिल के आह्वान पर पूरे मध्य प्रदेश में अधिवक्तागण जो है प्रतिवाद दिवस रूप मना रहे हैं और राज्य सरकार से हमारी पुनः मांग है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट शीघ्र लागू किया जाए ताकि अधिवक्ता अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत वारा के बालाघाट रोड पर स्थित शासकीय भूमि पर महिला प्रशिक्षण भवन निर्मित किया गया है। अतिक्रमण को हटाने के लिए 9 अक्टूबर को न्यायालय तहसीलदार वारा सिवनी जिला बालाघाट मध्य प्रदेश के द्वारा शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए बेदखली वारंट जारी करते हुए 11 अक्टूबर के परिपालन में ग्राम वारा पटवारी स्थित शासकीय भूमि पर केलकर पिता लालचंद पारधी द्वारा किया गया अवैध अतिक्रमण हटाया जाए। अतिक्रमण हटाने के लिए 11 अक्टूबर को राजस्व निरीक्षक तरुण प्रकाश बिसेन दल बल के साथ जेसीबी के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। इस दौरान कब्जाधारी की पत्नी द्वारा हल्ला किया गया, जिसे महिला आरक्षकों ने संभाला। इसके बाद बाहर के गेट का ताला तोड़कर अमला अतिक्रमण भूमि पर प्रवेश किया, जहां पर प्रधानमंत्री कौशल विकास की कक्षाएं जारी थीं, जिसे रुकवाकर अंदर की प्रशिक्षण सामग्री सहित अन्य प्रकार की सामग्री बाहर निकालकर भवन को खाली करवाया गया। थोड़ा इसको क्यों नहीं ला रहे साहब? क्यों नहीं ला रहे? बताओ। कोई ऑर्डर की जरूरत ऑर्डर नहीं है कोई। थोड़ा इसको काय जमा भैया पटले सामान की लिस्टिंग किसी और को करेंगे। हमको टाइम चाहिए खाली करने के लिए, ताकि ये हमारी हमारा चूंकि ऑलरेडी सिलाई सेंटर चल रहा है यहाँ वर्तमान में, चूंकि आपके कैमरे में आया भी होगा, ये हटाया जा रहा है तो हमारे को बच्चों का हित हो रहा है। पिछले बार भी कलेक्टर साहब इसकी पार्टी थे, एसडीएम साहब पार्टी थे, फिर उनने हटाए थे। फौजदारी का मामला बना था जिसका कोर्ट में केस चल रहा है, ऑलरेडी चल रहा है। आप कितने दिन की मांग कर रहे हैं कि 7 दिन की, 7 डेज। 7 दिन में आप खाली करके देंगे हम। फिर राजस्व विभाग इसको तोड़ सकता है। हाँ, तोड़ सकता है। तो आप ये बात को एक्सेप्ट करते हैं? हमारा केस चल रहा है, अगर वो हमारे पक्ष में निर्णय देगी तो हम यथावत बने रहेंगे, ना तो नहीं तो हम खाली करेंगे इसको। कितने दिन से कब्जा किया हुआ है आपने? हमारा कब्जा नहीं है इसमें, हमको मिला है। ये कब्जा नहीं, इसकी कार्रवाई कागज कार्रवाई आप देखे उसको, हम कब्जा नहीं किए, हमको मिला है, चूंकि हमारी संस्था से मिला है। किसने दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने दी है, दिल्ली ने। अनुभागीय अधिकारी के आदेश के आधार पर अतिक्रमणकर्ता कमिश्नरी तक सारी अपील पेश कर चुके हैं और सारी जगह पर अपील खारिज हुई है
और माननीय तहसीलदार महोदय के हाँ बेदखली के लिए हमने आवेदन पेश किया था, जो कि ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के आधार पर ही ग्राम पंचायत लड़ रही थी और लगभग 20-25 वर्षों से ग्राम पंचायत ग्राम सभा की अनुमति से लड़ रही है और विधिवत आज बेदखली की कार्रवाई चल रही थी। माननीय SDM महोदय का कहना है कि उनको 2 दिन का हम पर्याप्त समय देंगे सामान हटाने के लिए, जो कि मुझे न्याय संगत नहीं लग रहा है। और उनका कहना है कि ग्राम सभा से आप पूरा एक प्रस्ताव पास करके लाइए कि आपको इसका पोजीशन चाहिए। अब शासन को शासन की जमीन पाने के लिए ग्राम सभा का प्रस्ताव की आवश्यकता पड़ रही है। बहुत दुखद है। क्या ऐसा लगता है आपको ये पूरे मामले में मतलब प्लानिंग से चला गया? ये पूरा प्लानिंग के तहत है। अभी तक शासकीय अमला भी इस चीज को निष्पक्षता से काम कर रहा था, हमें बड़ी खुशी थी, मगर आज ये डिसीजन कहीं ना कहीं बताता है कि अतिक्रमणकर्ता को लाभ पहुंचाने के लिए डिसीजन लिया। ऐसा लगता है राजस्व अमला आया और उसके बाद ये लोग कार्रवाई में ढीला ढकोली कर रहे थे, बहुत देरी कर रहे थे इन सब चीजों को लेके। बिल्कुल ये लग रहा था कि जिस तरीके से स्लो प्रोसेस में कार्रवाई चल रही थी, बीच में किसी न किसी किस्म से अतिक्रमणकर्ता को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कार्रवाई चल रही थी। नायब तहसीलदार महोदय के आदेश के अनुसार यहाँ पे बेदखली का आदेश जो था उसके पालन में यहाँ उपस्थित हुए थे। उपस्थिति के बाद हम लोगों ने जो आदेश के पालन में जो कार्रवाइयाँ करनी थी, हम लोगों को यहाँ से इस बिल्डिंग को, चूंकि पंचायत की बिल्डिंग थी, शासकीय भूमि है, पंचायत की बिल्डिंग है, उसका जो सामान था हम लोगों ने सामान बाहर निकाला। उस समय माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय द्वारा इसमें स्टे लिया गया है। उनके द्वारा कहा गया है कि अभी कार्य को रोका जाए। उसमें उन्होंने इनके संबंध में जो आवेदक वहाँ पे उपस्थित हुए होंगे तो उनकी बात सुनते हुए शायद उन्होंने उसको लिया हुआ है, स्टे लिया हुआ है। तो अभी वर्तमान में जो भी आपने कार्रवाई की है बोले उसको आपको रोकना है। क्या लगता है आपको, आपका राजस्व विभाग एक तरफ आदेश बेदखली का आदेश पारित करता है तहसीलदार महोदय के द्वारा, वहीं पर SDM साहब उस कार्य को रुकवाते हैं, उसको स्टे देते हैं, क्या लगता है ये थोड़ा सा ये विपरीत काम नहीं है? न्यायालय के कार्य का पालन। अभी आप क्या कर रहे हैं? हम अभी वर्तमान में हम लोगों ने जो कार्रवाई करी थी, तो जो भी हम लोगों ने सामान यहाँ से निकाला था उसका लिस्ट कर रहे हैं। जो सामान हमने निकाला था कार्रवाई के दौरान, तो उसको लिस्ट करके हम वापस से जो संस्था है प्रमुख है उनको सौंप करके यहाँ से चले। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के संभागीय यंत्री प्रमोद केटाम ने जिले के बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे बिजली बिल भुगतान एवं मीटर रीडिंग के लिए स्मार्ट बिजली ऐप का उपयोग करें। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा उपभोक्ताओं की सुविधाओं को देखते हुए सेल्फ फोटो रीडिंग की सुविधा प्रदान की गई है। इसके लिए उपभोक्ता को सबसे पहले अपने एंड्रॉइड मोबाइल में स्मार्ट बिजली ऐप डाउनलोड करना है। कंपनी के द्वारा एक उपभोक्ताओं को सुविधा दी गई है कि अगर उपभोक्ता की शिकायत रहती है कि मीटर रीडर कई बार रीडिंग सही ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उसके लिए स्मार्ट बिजली की ऐप है जो आपको गूगल प्ले स्टोर मिल जाएगा और उसके माध्यम से उपभोक्ता खुद अपने पर महीने 10 से 15 तारीख के बीच में अपने मीटर की फ़ोटो लेके उसमें अपलोड करेगा। तो जो रीडिंग अपलोड करेगा वहाँ वो उसमें बस फ़ोटो में रीडिंग क्लियर आनी चाहिए और मीटर नंबर दिखना चाहिए। तो वो हम यहाँ वैलिडेट करके और वही रीडिंग के उसको बिल जारी होगा। यानी इससे ये फ़ायदा होगा, इससे उपभोक्ताओं को ये फ़ायदा होगा कि उनको जो कंप्लेंट रहती, समस्या रहती है कि रीडिंग सही नहीं आई हमारी, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, जो भी है वो एक्चुअल रीडिंग का जो रीडिंग उसमें रहेगी उस टाइम में वो रीडिंग का उनको बिल जारी होगा। प्रदेश सरकार के सहकारिता विभाग द्वारा किसान पंजीयन कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, जिसमें खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में समर्थन मूल्य पर धान और मोटे अनाज उपार्जन हेतु पंजीयन करने के निर्देश प्रदेश सरकार के द्वारा 16 सितंबर से 16 अक्टूबर तक की अवधि निर्धारित की गई है, जिसमें नवीन वर्ष की खरीफ की उपज शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी, जिसके लिए शासन द्वारा MP किसान ऐप, ई उपार्जन मोबाइल ऐप, ई उपार्जन पोर्टल और पुराने खरीफ के उपार्जन केंद्रों पर उक्त पंजीयन किए जाने के लिए शासन द्वारा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसी कड़ी में नगर में 2 पंजीयन केंद्र वृत्ताकार सेवा सहकारी समिति वारासिवनी और मार्केटिंग सोसाइटी वारासिवनी में खरीफ की फसल का उपार्जन करने हेतु पंजीयन करने बनाए गए हैं। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के संबंध में पंजीयन कार्य चालू है। कितने पंजीयन होगा और कितने होने के? सर हमारे पास 1031 पंजीयन थे, जिसमें से हमारे 540 पंजीयन हो चुके हैं और हमारे पास अभी लगभग 400 के करीब पंजीयन होने के, जिनका नवीनीकरण करा। नए हमारे पास 40 फार्म अभी शेष बचे हैं, जो नए फार्म आए हैं इस साल। कितनी तारीख से चालू हुआ है? सर हमारे सॉफ्टवेयर की स्थापना तो 28 तारीख से हुई है, जिसके कारण हम जैसे शासन प्रशासन 16 सितंबर से 16 अक्टूबर तक पंजीयन को करने की अवधि थी, लेकिन सॉफ्टवेयर की देरी के कारण हम लोग सही समय पर पंजीयन चालू नहीं कर पाए।
राज्य शासन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2017 बैच के अधिकारी गुरु प्रसाद को छतरपुर से स्थानांतरित कर एसडीएम बैहर नियुक्त किया गया है। गुरु प्रसाद ने 11 अक्टूबर 2019 को बैहर में अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है और इसी प्रकार भोपाल से स्थानांतरित होकर आए राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी संयुक्त कलेक्टर राजकुमार खत्री ने आज 11 अक्टूबर को बालाघाट में अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर आओ आज के हेडलाइंस पर। रेरा की परमिशन में अटके 2 सैकड़ा से अधिक मकान, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का मामला। जिले भर में अधिवक्ता ने मनाया प्रतिवाद दिवस, कार्य से रहे विरक्त, मंदसौर में अधिवक्ता की हत्या पर जताया विरोध। 14 अक्टूबर को एक बार फिर होगी 30% से कम रिजल्ट आने वाले शिक्षकों की परीक्षा, शासन के आदेशों से आहत है शिक्षक। पत्र आया, राशि नहीं, 4 महीने में 3 बार जनपद और जिला पंचायत सदस्यों को अधोसंरचना के लिए आया पत्र, नहीं पहुंची राशि। सिवनी सिविल कोर्ट में पदस्थ स्टेनोग्राफर की फांसी में झूलती मिली लाश, लालबर्रा के अतरी की घटना। दुर्घटना की कगार पर पटाखा उद्योग, क्षमता से अधिक हो रहा विस्फोटक का संग्रहण, मापदंड का नहीं हो रहा पालन। 2 दिन से लापता गर्भवती महिला का कुएं में मिला शव, रूपछर थाने के रैयतवाड़ी की घटना। और पद्मेश सिटी केबल के उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर, घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं केबल का भुगतान। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।